नेल्सन मंडेला ने कहा था, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे अब दुनिया बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज हम शिक्षा से जुड़े एक ऐसे अहम और शायद कुछ हद तक चिंताजनक पहलू पर बात करेंगे जी। वो है ब्रिटेन के जो जाने माने प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल हैं, उन पर चीनी कंपनियों का बढ़ता हुआ नियंत्रण। हम फर्स्ट पोस्ट में छपे एक लेख के आधार पर इसकी गहराई में जाएंगे, बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसके पीछे बिजनेस का क्या लॉजिक है, जियोपॉलिटिक्स मतलब भू राजनीति की क्या चिंताएं हैं, और हाँ, खासकर भारतीय छात्रों और परिवारों के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए करंट अफेयर्स मतलब मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से और सामान्य जानकारी चाहने वालों के लिए भी काफी अहम हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कुछ स्कूलों का मालिकाना हक बदलना भर नहीं है। ये इशारा करता है कि ग्लोबल एजुकेशन का जो पूरा नक्शा है और जिसे हम सॉफ्ट पावर कहते हैं, उसमें कुछ बड़े बदलाव आ रहे हैं और इनके असर वो काफी गहरे हो सकते हैं। हाँ, मतलब पिछले करीब 10 साल में एक पैटर्न साफ दिख रहा है। ब्रिटेन के आप मानिए कम से कम 30 जाने माने प्राइवेट स्कूल। 30? हाँ, 30। और इनमें एबट्स ब्रोमली जो 1874 का है, या सेंट बीज जो 1583 का है, मतलब इतने पुराने ऐतिहासिक नाम भी शामिल है, वो अब चीनी कंपनियों के पास है। ये संख्या ही अपने आप में सोचने वाली है। सही बात है। देखिए, पहली नज़र में तो ये लगता है कि जैसे ये एक बिजनेस रेस्क्यू ऑपरेशन है। मतलब कई ब्रिटिश स्कूल थे जो मुश्किल में थे, वहाँ घरेलू बच्चों के एडमिशन कम हो रहे थे, पेंशन का बोझ बढ़ रहा था, पुरानी इमारतों का रखरखाव बहुत खर्चीला था। हाँ, ये तो सुना है। तो ब्राइट स्कॉलर जो अब रिसिकिडिया बन गया है, या फिर चाइना फर्स्ट कैपिटल ग्रुप, ऐसी चीनी कंपनियां आईं, उन्होंने इन स्कूलों को खरीद लिया। और फिर क्या किया? इन स्कूलों का जो बड़ा नाम है, जो ब्रांड वैल्यू है, उसका इस्तेमाल करके चीन में इनके रेप्लिका कैंपस मतलब महंगी नकलें खोल दी। अच्छा। हाँ, चीन में प्रीमियम इंटरनेशनल स्कूलों का मार्केट बहुत बड़ा है, करीब $70 अरब का अनुमान है। तो ऊपर से तो ये सीधा सीधा बिजनेस लॉजिक लगता है। लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा है? मतलब सिर्फ बिजनेस, या इसमें कुछ और परतें भी हैं? खासकर जब हम चीन में देखते हैं कि प्राइवेट कंपनी और सरकार के बीच की लाइन कितनी धुंधली है। जैसे वो 2017 का उनका राष्ट्रीय खुफिया कानून है, जो कहता है कि हर चीनी कंपनी और नागरिक को स्टेट इंटेलिजेंस के काम में मदद करनी होगी, सहयोग देना होगा। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। यही बात इसे जटिल बना देती है। जो एक आम सा बिजनेस ट्रांजैक्शन दिख रहा है, वो असल में विदेश नीति का एक औजार बन सकता है। जैसे एक ब्रिटिश सांसद हैं, टॉम टुगिंडहार्ट, उन्होंने चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ स्कूल नहीं खरीद रहे, वो ब्रांड खरीद रहे हैं और उस ब्रांड के साथ आने वाला प्रभाव खरीद रहे हैं। ये एक मौका है अगली पीढ़ी के नेताओं की सोच को, उनके दुनिया देखने के नजरिए को आकार देने का। तो ये सॉफ्ट पावर वाली बात हुई। हाँ बिल्कुल, ये सॉफ्ट पावर का ही एक रूप है। मतलब सीधे सीधे प्रोपेगेंडा नहीं, पर एक सूक्ष्म असर। एक डर ये रहता है कि क्योंकि पैसा चीन से आ रहा है, तो शायद टीचर्स, प्रिंसिपल खुद ही सेल्फ सेंसरशिप करने लगें। मतलब कुछ खास विषयों पर, खासकर चीन से जुड़े मामलों पर खुलकर बोलने या पढ़ाने से हिचकिचाएं। डॉक्टर धीरेन्द्र नेगी ने भी इसी चिलिंग इफेक्ट की बात कही है कि चीन पर खुली बहस को लेकर एक तरह का डर या संकोच का माहौल बन सकता है। अच्छा, ये तो हुई वैश्विक राजनीति और ब्रांडिंग की बात, लेकिन इसका भारत से क्या कनेक्शन है? मतलब भारतीय परिवारों को क्यों चिंता करनी चाहिए? बरसों से तो लोग अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजते आए हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, लिबरल वैल्यूज, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, इन सब के लिए। अगर इन स्कूलों का मूल चरित्र ही बदल जाए तो? हाँ, यहाँ दो मुख्य चिंताएं उभरती हैं। पहली तो है ग्लोबल प्लेसमेंट में बढ़ता कंपटीशन। अच्छा। ये जो अधिग्रहण का मॉडल है, ये चीनी छात्रों के लिए यूके एजुकेशन सिस्टम और वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज तक पहुँचने का एक, कह सकते हैं, आसान रास्ता बना सकता है। तो जाहिर है भारतीय छात्रों के लिए मुकाबला और सख्त हो जाएगा। हाँ, ये तो है। और दूसरी चिंता, जो शायद और भी गहरी है, वो है मूल्यों के कमजोर होने का खतरा। जैसा एक एजुकेशन कंसल्टेंट ने कहा था कि अगर ब्रिटिश शिक्षा के सॉफ्टवेयर को, मतलब उसके जो मूल सिद्धांत हैं, उसको बीजिंग से पैच मिलने लगे। बीजिंग से पैच मतलब अगर चीनी नजरिए या मूल्यों का असर उस पर पड़ने लगे, तो पूरा सिस्टम ही कमजोर हो सकता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना जी।
तो ये जैसे एक एजुकेशन सिल्क रोड बनाने की कोशिश हो जो पश्चिम के सांस्कृतिक और बौद्धिक गढ़ में अपनी जगह बना रहा हो। तो कुल मिला के देखें तो ब्रिटेन के स्कूलों का ये जो चीनी अधिग्रहण है, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल रेस्क्यू नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सॉफ्ट पावर, जियोपॉलिटिकल असर और ग्लोबल एजुकेशन के भविष्य से जुड़ा एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा है, और इसके भारत के लिए भी काफ़ी अहम नतीजे हो सकते हैं। ये कोई एक तो अलग-अलग सौदे नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ पैटर्न है। इसे समझना खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए करंट अफेयर्स के नज़रिए से बहुत ज़रूरी है। और ये हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। सोचने वाली बात यह है कि अगर शिक्षा का वो सिस्टम जिसे दुनिया भर में एक तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता रहा है, अगर वही बाहरी राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभावों के आगे झुकने लगे या बदलने लगे, तो भविष्य में ग्लोबल लीडरशिप, विचारों की आज़ादी और देशों के बीच जो आपसी समझ है, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये वाकई एक गंभीर सवाल है। हाँ, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर श्रोताओं को ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस विषय पर अगर आपके कोई सवाल या विचार हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।